जय श्री राम दोस्तों। भाई क्या हाल है? सारे बढ़िया। तो देखो, आज की जो वीडियो है उसमें मैं बेसिकली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जिससे आपका एमसीक्यू तो अच्छा जाएगा ही जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। लाइक बुक की थ्योरीज पढ़ने से नींद आती है, मुझे भी पता है भाई साहब। सेम कंडीशन है भाई। जहाँ ओपन करती हूँ और बुक की लिखी हुई इतनी सारी लाइंस क्लोज क्लोज प्लस छोटी छोटी टेक्स्ट, ऐसा लगता है कि इसीलिए मुझे चश्मा लगा है। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं अपने में, सब अपन सेम है। तो आज जो है हम जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना स्टैंजा फॉर्म्स वगैरह, तो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ना जो इंपॉर्टेंट होते हैं बीच बीच में से, वो बुक के बीच में से क्वेश्चंस मैंने खोज के आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग का एक तरीके से क्विज़ भी हो जाएगा। आप अपने जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँगी आप आंसर बिना देखे बता देना। और भाई तुम लोग चीटर हो, मुझे पता है तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेसिकली ऐसा है क्या ना कि हम ब्लैंक वर्ड्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर टर्जर एमा के डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, आई होप आपको याद हो। नहीं याद है तो फिर भाई रिवीजन कर लो। देखो ब्लैंक वर्ड्स ऐसी पोएम होती है ना जिसकी रिदम नहीं होती। मतलब हम ऐसी पोएम लिख रहे हैं जिसमें कोई राइमिंग ही नहीं है, रिदम नहीं है, तो वो ब्लैंक वर्ड्स होगा। बट वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, यही होता है। ठीक है, अब चलिए आइए हम इसके एमसीक्यूज़ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एवे लिखे गए एमसीक्यूज़। देखो ब्लैंक वर्ड्स अगर पूछा जाए कि कब ओरिजिन हुआ था इसका, सो इट वाज ब्लैंक वर्ड्स वाज ओरिजिन इन 1540। ठीक है, ये याद रखना। और ब्लैंक वर्ड्स जो होते हैं वो पहली बार कौन यूज़ किया था, लाइक फर्स्ट टाइम, तो हेनरी होवर्ड ने, जिनको हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से जानते हैं, हेनरी होवर्ड। तो ब्लैंक वर्ड्स का देखिए थर्ड में मतलब भी मैंने लिख दिया, अनराइम्ड पोएम है रिटन इन द आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, फिर अब बताइए, अब मैंने जो नाम लेने जा रही हूँ ना वो सारे पोएम्स हैं जो कि लाइक ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किया गया है। तो देखो हमारे जो वर्जिल हैं, ये राइटर हैं, उनकी पोएम है इनीड। ठीक है, AENEID। तो ये बेसिकली इसमें ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किए हैं। देन हेनरी ट्रांसलेटेड, और देखो हेनरी होवर्ड क्या करते हैं ना, हेनरी ट्रांसलेट करते हैं वर्जिल की पोएम को एनीड फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर वो ब्लैंक वर्ड्स, जैसे हम बोले ना ब्लैंक वर्ड्स का नाम लिए तो सबसे पहले हेनरी होवर्ड का नाम आता है। तो वही चीज़ है कि जो वर्गिल की जो पोएम थी ना, वर्जिल की जो पोएम थी एनीड, तो उसी को ट्रांसलेट किए थे और लिखे थे ब्लैंक वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम हेनरी होवर्ड ने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रांसलेट करके वहाँ पे ब्लैंक वर्ड्स डाला था। तो ये जो है हमारा आ जाएगा इसमें। तो आई होप ये लाइन समझ में आया। देखिए ब्लैंक वर्ड्स जो है ना पहली बार हेनरी होवर्ड यानी अर्ल ऑफ सरे ने ही लिखा था। अगर मैं पूछूं कि क्यों लिखा था, कब लिखा था, तो वर्जिल की जो पोएम थी एनीड, उसको ट्रांसलेट किए थे हेनरी होवर्ड और फिर उसको ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया था, तो फॉर द फर्स्ट टाइम। देन आफ्टर 1562 ब्लैंक वर्ड्स यूज्ड इन, तो 1562 जो है ब्लैंक वर्ड्स एक ड्रामा में यूज़ किया गया था। इन ड्रामा का नाम था गौरबक। ठीक है, और ये एक ट्रेजिक ड्रामा थी, GORBODUC। ठीक है, गौरबडक। ठीक है, गौरबोडक। ठीक है, और ये 1562 में जो है लिखी गई थी। ड्रामा है, हे भगवान क्या क्या नाम है। तो ये ट्रेजिक ड्रामा है, वो फर्स्ट ड्रामा है जो कि लिखी गई थी, आप लोग बोल सकते हो। तो ट्रेजिक ड्रामा फर्स्ट टाइम जो है और 1562 में लिखी गई थी, इसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया। देन आफ्टर 7th देखिए क्रिस्टोफर मार्लो जो ने, उन्होंने 1564 में, ये 2 साल बाद इन्होंने लिखा। उन्होंने भी अपनी ड्रामा में, ये भी एक ट्रेजिक ड्रामा थी, टैम्बोरलेन। ठीक है, इसमें उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया। ओके, देन हमारे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जो कि एपिक है, वहाँ पे ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया, तो जॉन मिल्टन याद रखना। देन जॉर्ज हर्बर्ट स्पेंसर, इनका नाम याद रखिएगा। जो जॉर्ज हर्बर्ट स्पेंसर है, उन्होंने क्या किया, इनका नाम सुना होगा आपने जब स्पेंसिरियन स्टैंजा हम लोगों ने पढ़ा था, द स्टैंजाज ऑफ 9 लाइन्स पोएम, और 9वें लाइन को एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। ये लिखा जाता है पहले आयम्बिक पेंटामीटर में 8 लाइन, और 9वां लाइन हेक्सामीटर में, आयम्बिक हेक्सामीटर में। ठीक है, ओके। सो ये क्या करते हैं ना, स्पेंसर ने अपनी बहुत ही फेमस एलगरी फेरी क्वीन में ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया था, और जो कि पब्लिश हुई थी शायद 1367 अप्रॉक्स, मेरे को याद नहीं आ रहा था, दैट्स वाई मैंने प्रोबैब लिखा है। ठीक है, तो आप चेक करके बताने ये डेटा ठीक है कि नहीं, तो मैं करेक्ट कर लूँगी। ओके, इसी बहाने आप लोग भी थोड़ा अपना हाथ चला लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, स्पेंसिरियन स्टैंजा वगैरह यूज़ किया था यहाँ पे, और इन्होंने फेरी क्वीन में ये चीज़ यूज़ की।
ओके। अच्छा, हियर आई हैव टू टेल यू दैट ब्लैंक कोर्स का जो था वो 8 तक ही कंप्लीट हो गया ना। देन हियर इट इज़ ऑल अबाउट द स्पेंसियन स्टैंजा। ठीक है, तो स्पेंसियन स्टैंजा के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, फिर बाद में टर्जा रेमा भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग ही नहीं डाला, थोड़ी सी लापरवाह हूँ मैं। अब भाई सब रफ कॉपी है ये, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखो हर्बर्ट स्पेंसर ने स्पेंसियन स्टैंजा कब लिखा, तो फेरी क्वीन में उन्होंने लिखा, एलेगरी है ये, और वहाँ पे स्पेंसियन स्टैंजा बनाया। स्पेंसियन स्टैंजा वो स्टैंजा होता है 9 लाइन्स की स्टैंजा होती है। 9वें लाइन को अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं, और वो जो पूरी 8 लाइन होती है उसमें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, और जो लास्ट वाली लाइन होती है 9वीं लाइन, उसे आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा जाता है। ठीक है, ओके, ये बात याद रखिएगा। द रिदम फॉर आयम्बिक पेंटामीटर फॉर 8 लाइन्स एंड द लास्ट लाइन इज आयम्बिक हेक्सामीटर। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है। फेरी क्वीन एक एलेगरी है जिसमें पे स्पेंसियन स्टैंजा यूज़ किया गया है। इसमें देखो फेरी क्वीन के बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, 7 डेडली सिंस, जैसे सिंस क्या होता है आपको पता ही होगा। जब हम बात करते हैं 7 डेडली सिंस, तो ये क्रिश्चियनिटी से थोड़ा सा होकर आया है, बाइबल का कंटेक्स्ट से, जहाँ पे जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जब इस तरह की जो हमारे अंदर जो कुभावनाएँ हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, ये सारे 7 डेडली सिंस हैं। यहाँ पे उस तरीके से बहुत ही अच्छा पोर्ट्रे किया गया है, इसीलिए एलेगरी यूज़ किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे दिखता तो कुछ और है, सरफेस से कुछ और है, लेकिन अंदर की हिडन स्टोरी कुछ और ही है। ये होता है एलेगरी, जहाँ पे गुड एंड बैड हैबिट्स को शो किया गया है, कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर फ्रेम किया गया है इन फेरी क्वीन। सो आई होप अब नाम याद रखिएगा। ठीक है, और 7 डेडली सिंस में जैसे यही थेफ्ट हो गया, जेलसी हो गया, एंगर हो गया, किसी के लिए घृणा करना, नफरत करना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, नाउ स्पेंसियन स्टैंजा जो था वो जॉर्ज हर्बर्ट स्पेंसर ने स्पेंसियन स्टैंजा, वही सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे दोबारा अच्छे से लिखा है, क्योंकि मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं होता कि मेरे को खुद ही मेरी राइटिंग ना समझ में आए। ठीक है, कितनी तारीफ़ करती हूँ मैं ना, थैंक गॉड। अच्छा चलिए लास्ट वाला देखते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अब आप देख सकते हो ए बी सी एंड सी इज़ फॉर दैट लास्ट लाइन, 9th लाइन विच इज़ आयम्बिक हेक्सामीटर, और वो जो 8वां लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई, जिसका स्ट्रक्चर है आई मीन इसकी जो पैटर्न है वो है ए बी सी एंड दैट वन सी। ठीक है, 9th लाइन को अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं, दिस इज़ अ फाइनल वन। अब हम टर्जा रेमा को डिस्कस करेंगे, कुछ उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो टर्जा रेमा स्टैंजास ऑफ 3 लाइन, 3 लाइन की एक स्टैंजा होती है, वो कितनी भी हो, समझ में आया, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, और जो कि जिसकी स्टैंजा कितने लाइन्स का होगा, मतलब एक स्टैंजा 3 लाइन का, 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं होगा, तो समझ लो 3 करके कितना भी आप बड़ा लिख लो, लेकिन 3 ही का एक स्टैंजा बनाओगे आप, 4 नहीं कर सकते। टर्जा रेमा ये जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था डांते डिवाइन कॉमेडी उन्होंने लिखा था, जो कि एक एपिक है डांते का, और फर्स्ट टाइम उन्होंने इसमें टर्जा रेमा का यूज़ किया है। ठीक है, और यू कैन से द वर्स फॉर्म ऑफ 3 लाइन्स रिटन इन वर्स लॉन्ग नैरेटिव पोएट। और अगर इसके राइमिंग स्कीम्स की अगर बात कर ले तो ए बी सी डी सी एंड ई। ठीक है, ये हो गया इसकी राइमिंग स्कीम्स बोलो, पैटर्न बोलो, कैसा होता है। और बहुत सारे राइटर्स ने टर्जा रेमा को यूज़ किया, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा जॉन कीट्स का हम लोगों ने 12th में पढ़ा था, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, याद आया। उनकी एक्चुअल पोएम का नाम है इंडीमियन। ठीक है, ENDYMION, इंडीमियन में उन्होंने ये लिखा, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो हम जॉन कीट्स को बोलते हैं। पता है जॉन कीट्स ना बहुत पहले ही मर गए, अगर काश वो अभी तक रहे होते ना तो फिर बवाली मचा दिए होते, बाय गॉड, क्योंकि वो बहुत छोटी एज में लिखते थे और वो इतनी ब्यूटीफुली लिखते थे ना कि आज भी हम लोग उसको पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जल्दी मर गए थे ना, बहुत जल्दी उनको डेथ ऐसा हो गया था। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो, नहीं तो अगर लिखे होते और वो ज़िंदा होते अपने लास्ट तक, बहुत लंबी अगर उनकी सफ़र होती ज़िंदगी की, तो वो बहुत अच्छी राइटिंग सीखते हैं, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थे छोटी उम्र से ही। ठीक है, जॉन कीट्स ने उन्हें इसमें यूज़ किया है टर्जा रेमा को। जॉन कीट्स ने अपनी एक लेमिया नाम की जो है पोएम है, उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ टर्जा रेमा को यूज़ किया है। एंड द लास्ट वन इज़ लॉर्ड बायरन। बायरन का नाम सुना ही है, ये एक प्री रोमांटिक पोएट है। लिटरली जब भी मैं ये सारे नाम लूँ ना, जैसे प्री रोमांटिक पोएट्स वगैरह, तो याद करके रख लिया करो, क्योंकि देखिए आप फॉर्मेट कितना भी बना के रख लो, वो कागज़ आपका गुम जाना ही है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग लापरवाह हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी जब भी कुछ भी फॉर्मेट बनाती हूँ मेरे को खुद नहीं मिलता, लिटरली नहीं मिलता। तो जब भी मैं अगर पॉइंट्स में अगर कुछ भी बता दिया करूँ ना कि ये पोएट इसके राइटर हैं, इस एरा के राइटर हैं, इस एज के राइटर हैं, तो याद कर लिया करो उतने पे ही, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आपको याद आ जाने आया है।
क्योंकि मेरे सर जब मुझसे पूछ रहे थे ना ये सारी चीज़ें, तो पूरी क्लास ने ऐसे ऐसा रिप्लाई दिया। कोई कह रहा है सर रोमांटिक एज के पोएट हैं, कोई कह रहा है कि सर न्यू क्लासिकल है। सर बोले कि बस बस अब मैं बीमार पड़ जाऊँगा, मुझे तो चले जाना चाहिए हॉस्पिटल तुम लोग के आंसर सुन के। लिटरली सर इतना ज़्यादा थक गए थे वो हम लोग के आंसर सुन के। हम लोग सारे लोग तुक्का मारे जाते हैं कि सर ये ना न्यू क्लासिकल के होंगे। फिर दूसरा कोई कह रहा है सर वो है एलिजाबेथ टाइम के हैं। बोले कि बस बस अब मैं बीमार पड़ ही जाऊँगा, क्योंकि हम लोग ऐसे आंसर दे रहे थे। तो अगर आप भी अपने स्कूल में ऐसा आंसर नहीं देना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ याद कर लीजिए, ठीक है। तो लॉर्ड बायरन जो है प्री रोमांटिक पोएट है। देखिए मैं बीच बीच में अपनी कहानियाँ इसलिए बताने लगती हूँ, इसलिए नहीं ताकि आप लोग पक जाएँ, ताकि इसलिए कि थोड़ा आप लोग का माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। तो आपकी आप लोग रिलेट कर सकें, क्योंकि आप लोग भी मेरे ही जैसे हैं, है ना, है ना। हाँ हैं आप, कितना भी बोल लें नहीं, लेकिन हैं तो आप मेरे ही जैसे, ठीक है। देखो लॉर्ड बायरन जो है ना प्री रोमांटिक पोएट है। इन्होंने अपनी स्टोरी में प्रोफेसी ऑफ दांते, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। देखो प्रोफेसी ऑफ दांते में उन्होंने टर्जर एमा को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, रिनाउंड पर्सनालिटी हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। उन्होंने अपनी पोएम स्टैचू इन बश में, ठीक है, स्टैचू इन बश में लिखा था टर्जर एमा, उसमें यूज़ किया है। और पीबी शेली ने ओ टू द वेस्ट विंग, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन है ओ टू द वेस्ट विंग में। पीबी शेली ने भी टर्जर एमा का यूज़ किया है। तो ये सारे राइटर्स के नेम मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि किन किन लोगों ने ये चीज़ यूज़ की है, और आपके सिलेबस के भी एक हिस्से हैं कहीं ना कहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रिविज़न है ताकि आप लोगों को जो भी रिकॉल कर सके आप। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे आंसर्स दे पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं दे पा रहे होंगे। सन के मामले में तो सबकी खिसक जाती है, पता है, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि याद करना डेट्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, कब किसकी डेथ हुई, कब किसकी जन्म हुआ, ये सारा याद करना बहुत मेस हो जाता है। और जितना हिस्ट्री वाले बच्चे पढ़ते हैं उतना इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, ट्रस्ट मी। जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो फिर आप भी अगर सोच के बैठे हो कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा तो फिर आप मेरे साथ रोना बैठ के, क्योंकि उसमें डेट्स याद करने ही करने, उसमें सारे पोएट के एज याद करने हैं, कितने से कितने टाइम तक का ड्यूरेशन था, कौन कौन से वर्क्स थे, सारे याद करने में आपकी बैंड बज जाने वाली है। बिल्कुल हिस्ट्री का फील ले लोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन देखिए हिस्ट्री पढ़ना चाहिए ताकि आपको अपने पास्ट के बारे में पता चले और गलतियों से आप सीखें। और बहुत सारे ऐसे हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके दिल में जो पेट्रियाटिज़म लाइक आप लोग के दिल में जो जागेगा ना उनके बारे में पढ़ के वो हमेशा अपने अंदर रखिए। बिकॉज़ मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो लोग अपनी ही फ्रीडम फाइटर्स को, जिनकी वजह से आज हम लोग चैन से बैठे हुए हैं ना, उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लिटरली जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मर गया। लिटरली मेरी एक क्लासमेट थी, उसने मुझे यही बोला कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो मर गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, मुझे इतना इम्पैक्ट किया वो चीज़ कि जिनकी वजह से आज हम लोग फाइनली खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम फ्री हैं कह सकते हो, आज उन्हीं की रिस्पेक्ट नहीं है। सो आप अपने लाइफ में ये चीज़ कभी मत लेकर आएगा। और हिस्ट्री को रट्टा मारने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो। अगर पढ़ रहे हो हिस्ट्री को तो कुछ ऐसा कंटेक्स्ट लेकर पढ़ो जिससे आपको समझ में आ जाए। हमारे वीर शिवाजी के बारे में पढ़ो, पद्मावती जो है माता, उनके बारे में पढ़ो। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है भाई जिसमें आपको, रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ो। इन सारे के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि वीरता आखिर में होती क्या है, मातृभूमि के लिए लड़ मरने को कैसे खड़े हो गए थे वो लोग। और अगर आप ही खुद उनका रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा कहाँ से करेगा भाई। सो पहले अपने बहुत सारे अपने हिस्ट्री में जाके एक ऐसा पिक्चर बनाया करो अपने दिमाग में जिससे आपको आपके हीरोज़ का हमेशा याद रहे क्या उन्होंने क्या क्या आपके लिए किया है। अगर वो उनकी जानें गई हैं तो वो सिर्फ मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। समझ में आया। तो ये मैंने कोट पढ़ा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए सुना देती हूँ कि भूमिका सिर्फ इतनी सी कि तुम नवीन पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, कि थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे, और देश के इतिहास का यदि क्षण भर भी जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। समझ में आया। तो आप मॉडर्न बनिए पर इतना मॉडर्न मत बनिए कि आपके जो रूट हैं वही आप छोड़ते चले जाएं। समझ में आया। तो चलिए भाई, भारत माता की जय, जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।